हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर को जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉरेंट ड्यूट थ्योरी के बारे में समझाया था, जहाँ पर हमने लॉरेंट ड्यूट थ्योरी के एजुम्शंस, उसकी मेरिट और डीमेरिट को समझा था। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विडमैन फ्रिंज लॉ। तो उसको समझने से पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर समझने पड़ेंगे जो लॉरेंट ड्यूट थ्योरी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है कि जो आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है विडमैन फ्रिंज लॉ। क्लियर है बात? तो चलते हैं वीडियो की ओर को और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर को। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉरेंट ड्यूट थ्योरी में हमने कुछ एजुम्शंस पढ़े थे। आपकी स्क्रीन के सामने कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैंने लिखा है रिवीजन एंड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है और उसी को मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं विडमैन फ्रिंज लॉ को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, या थ्योरी को पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिखते हुए आपको समझाता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन एंड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लॉरेंट ड्यूट थ्योरी में सबसे पहले बेटा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ाया था। देखिए, सबसे पहले तो हमको विडमैन फ्रिंज लॉ को समझने से पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। आई बात समझ में? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। और हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के एक डेरिवेशन को बनाया था, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिनोट किया था सिग्मा से, और हमने सिग्मा इक्वल टू NE² टाउ अपॉन m ड्राइव किया था। तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू NE² टाउ अपॉन m होता है, जहाँ पर टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? अब देखिए हमने करना क्या है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने टाउ की वैल्यू पुट करनी है। अब टाउ की वैल्यू को निकालने के लिए हमको जो फर्दर स्टेप करने हैं वो कैसे करने हैं? देखिए, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। अब आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह में क्या लिखूँगा? मीन फ्री पाथ, जिसको हमने लैम्डा से दिखाया था। और यहाँ पर वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे? थर्मल वेलोसिटी, जिसको मैं VTH से दिखा रहा हूँ। तो टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन VTH हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस VTH की वैल्यू निकालेंगे लॉरेंट ड्यूट थ्योरी के हिसाब से, जो एजुम्शन में मैंने आपको कराया था। और जब इस VTH की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 पर रख दूंगा तो यहाँ से मुझे टाउ की वैल्यू निकल जाएगी मेरी, और इस टाउ की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर कहाँ पर पुट कर दूंगा? 1 पे पुट कर दूंगा। तो देखिए, लॉरेंट ड्यूट थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि दैट मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होती है? देखिए, 3/2 kT के बराबर, यानी कि ½ m VTH² इक्वल टू 3/2 kT होता है। क्लियर है? यहाँ पर k क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। k यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर मैं स्मॉल k से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये हमने प्रीवियस एजुम्शन में पढ़ा था, ½ m VTH² इक्वल टू 3/2 kT होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं VTH की वैल्यू निकालूंगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये कितनी आ जाएगी? √3 kT अपॉन m। क्लियर है? जहाँ पर T क्या है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब मेरे पास VTH की वैल्यू आ गई, तो इस VTH की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर कहाँ पर पुट कर दूंगा? 2 पर पुट कर दूंगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा अपॉन VTH, और VTH की वैल्यू कितनी है? √3 kT अपॉन कितनी है? m है। तो यहाँ पे इसको मैं किस तरीके से भी लिख सकता हूँ? √m अपॉन
3kT इंटू लैम्डा। ये तो आपको आता ही होगा, जनरल मैथमेटिक्स से है। और इस टाउ की वैल्यू को अब मैं कहाँ पर रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दूंगा। और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, सिग्मा इक्वल टू NE² टाउ अपॉन m है। ठीक है ना, आई बात समझ में। क्या है मेरे पास, सिग्मा की वैल्यू NE² टाउ अपॉन m है। क्लियर है। और अभी अभी हमने टाउ की वैल्यू निकाली है, जो कितनी आई है, √m/3kT इंटू लैम्डा आई है। तो देखिए, तो ये टाउ की वैल्यू मैंने सिग्मा इक्वल टू NE² टाउ अपॉन m में रख दिया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है ना, क्लियर है बात है। अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। क्लियर है। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, NE², लैम्डा तो ठीक ही है। अब मैंने क्या किया, इस m को, पावर जो m है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, तो m की पावर कितना हो गया, -1। अब ये m है, इसको मैं अगर अंडर के अंदर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, m²। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 3kT। तो यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, NE² लैम्डा अपॉन √m इंटू 3kT। आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमको क्या बात पता चली, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आई होप कि यहाँ से आप इसको कर लेंगे। अब हमने पहले ही, हमको ये भी पता है कि जो यहाँ पर रो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रो को मैं 1/ क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा। तो ऑब्वियसली है कि अगर सिग्मा प्रोपोर्शनल है 1/√T के, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने, किसके हो जाएगा, √T के हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सिग्मा और रो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है बात। तो आई होप कि ये छोटी छोटी सी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको एक बात पता चल गई कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, आई बात समझ में, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेम्परेचर। ये हमको पता चल गया किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आगे थर्मल कंडक्टिविटी की ओर को। ठीक है ना। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन दिनों तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं थोड़ा सा अगर कहीं पर भटक जाऊँ तो आप लोग प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर हम थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे दिखाएंगे, और यहाँ पर हम कैपिटल कैसे दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि स्मॉल के से हम किसको दिखा रहे हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को दिखा रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आप क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात। और लास्ट ईयर भी शायद आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेटल की रॉड है। इस मेटल की रॉड की जो लेंथ है यहाँ पर क्या है, लैम्डा है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो आपका एंड ए है, ये एक हाई टेम्परेचर पे मेंटेन है, जबकि एंड बी क्या है, लो टेम्परेचर T-∆T पर क्या है, मेंटेन है। तो आपको पता है कि जो हीट होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर को फ्लो होती है। तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने मेटल का बनाया है, यहाँ पर जो हीट है वो एंड ए से कहाँ की ओर को फ्लो होगी, एंड बी की ओर को फ्लो होगी। यहाँ पर डायग्राम से आपको ये बातें तो पता चली गई होंगी। तो बढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की ओर को। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब हीट को हम क्यू से दिखा रहे हैं, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्यू अपॉन टी। ठीक है ना। आई बात समझ में। तो के इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब उसके आगे क्या कह रहा है, थ्रू द मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। और बेटा देखिए यहाँ पर देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया हो गया, और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, डी टी अपॉन किससे, डी एक्स से। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है यहाँ पर, डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर है। तो इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी के को हमने कैसा लिख दिया, क्यू अपॉन स्मॉल टी, ए
डी कैपिटल टी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, आई बात समझ में। अब अगर यहाँ पर मैं टाइम को 1 सेकेंड ले लूँ, स्मॉल टी को 1 सेकेंड ले लूँ और एरिया को कितना ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए क्यू अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो कितने आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी के डी टी अपॉन डी एक्स। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल के क्या है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है। क्लियर है बात, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या ले लूँगा 1 ले लूँगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखिए ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताया था कि एंड ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और एंड बी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जो हीट है वो एंड ए से एंड बी की ओर को फ्लो होगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए द हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, द हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हम स्मॉल एन को क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ठीक है ना, आई बात समझ में। एंड वी बी द वेलोसिटी, देखें आप लिखा है मैंने, एंड वी बी द वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी किसकी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हैं। अच्छा फिर से कह रहा हूँ कि इस पूरे जो मेटल जो हमारे पास रॉड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन, और इनकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी है, ठीक है ना, पर इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स नियर द एंड ए विल लूज द एनर्जी while electrons near the end B will gain the energy during the collision। तो ऑब्वियसली है क्योंकि आपके पास एंड ए हॉट है और एंड बी क्या है, लेसर हॉट है, तो ऑब्वियसली है कि ए एनर्जी को लूज करेगा क्योंकि हीट फ्लो होगी एंड ए से, और एंड बी एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हीट है वो ए से कहाँ की ओर को फ्लो होगी, बी की ओर को फ्लो होगी। क्लियर है बात, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे को। अब एंड ए की ओर को अगर हम बढ़ें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी कितना होगा, यहाँ पे 3/2 kT, क्योंकि एंड ए का जो टेम्परेचर है वो कितना है, कैपिटल टी है। एंड एट एंड बी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर, क्योंकि एंड बी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, टी माइनस डी टी है, तो कितना हो जाएगा ये बेटा 3/2 kT माइनस डी टी हो जाएगा। क्लियर है बात। अब हो क्या रहा है कि जो आपकी एक्सेस एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है एंड ए से कहाँ की ओर को, एंड बी की ओर को, ठीक है ना। तो इस एक्सेस एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है अगर उसकी वैल्यू हम निकालें तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, देखिए आपका हाई टेम्परेचर कितना है 3/2 kT, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 3/2 kT माइनस डी टी को कर देंगे, ठीक है ना। अब इंटू n/6 इंटू स्मॉल वी हो जाएगा यहाँ पे। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि ये n/6 इंटू वी का फैक्टर कहाँ से आ गया। यहाँ पर देखिए जो वी है ये कितनी है बेटा, आपकी वेलोसिटी है। अब देखो बेटा अब बात क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया भी है डायग्राम, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितने हैं, n है। अब देखिए अब 3D में देखें तो बेटा एक बार बताइए, अगर x एक्सिस है तो माइनस x एक्सिस भी है, अगर y एक्सिस है तो माइनस y एक्सिस भी है, और अगर z एक्सिस है तो माइनस z एक्सिस भी है। क्लियर है। अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, n है, तो यानी कि एक डायमेंशंस को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, n/6 मिले। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यानी कि अगर हम सारे, अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 है ना, तो अब यानी कि पर को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, n/6। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख रहे हैं, तो यानी कि एक को कितना मिला बेटा, n/6 मिला। क्लियर है, और इनटू यानी कि उनकी वेलोसिटी कितनी है, v है। क्लियर है, तो n/6 इंटू वी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। अच्छा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे देखिए अब इतना तो आपको पता ही चल गया है कि n/6 क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए अब मैंने क्या लिखा, n/6 इंटू वी लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो n/6 का मतलब क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यानी कि इसकी जो यूनिट होगी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मीटर की पावर -3 होगा या नहीं होगा। और देखिए और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है,
मीटर पर क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। क्लियर है बात, आई बात समझ में। अब इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये मीटर की पावर -2 अपॉन सेकेंड, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ तो लिखी है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए n/6 इंटू वी का फैक्टर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आसान है। अब देखिए यहाँ से 3/2 के कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा यहाँ पे, t प्लस टी, ठीक है ना, प्लस डी टी और माइनस टी, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 3/2 के डी टी हो जाएगा इंटू n/6 इंटू वी। यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है बात है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 से 6 2 बार कटेगा और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 स्मॉल के डी टी एन वी हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा फिर से आपको एक बात और याद रखनी है, स्मॉल के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल के को हम क्या ले रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो आई होप कि यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने कहा कि यार ये एक्सेस जो एनर्जी है वो ए से कहाँ की ओर को हो रही है, बी की ओर को जा रही है। क्लियर है। अच्छा तो इसका मतलब जो एक्सेस एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ए से बी की ओर को हो रही है, तो इसका मतलब डेफिशिएंट एनर्जी कहाँ से कहाँ की ओर को होगी, बी से ए की ओर को होगी। आई बात समझ में। अब वो कितनी होगी भाई, एक्सेस एनर्जी जितनी आई है उसका क्या होगी, माइनस होगी। क्लियर है बात है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, -1/4 के डी टी इंटू एन वी। अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली है कि डिफिशिएंट के लिए आप क्या करोगे, कम से ज़्यादा को क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अपने आप ही क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसलिए एक्सेस के लिए प्लस साइन और डिफिशियंसी के लिए माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये तो एक्सेस के लिए आ गया हमारा कंक्लूजन, और ये किसके लिए आ गया, डिफिशिएंट के लिए आ गया। तो इसका मतलब नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे हम भाई, एक्सेस से हम माइनस कर देंगे किसको, डिफिशिएंट को। चलो कर लेते हैं। तो एक्सेस कितनी है, 1/4 के डी टी इंटू एन वी, माइनस और डिफिशिएंट कितनी है, -1/4 के डी टी इंटू एन वी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 स्मॉल के डी टी एन वी आ जाएगा। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, क्यू की वैल्यू क्या आई है, के डी टी अपॉन डी एक्स आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं के डी टी अपॉन क्या आई है, डी एक्स। तो क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, देखिए के डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और डी एक्स को मैं राइट हैंड साइड पर ले आया तो कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 1/2 के एन वी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये डी एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस है, लेकिन हमने तो डायग्राम में डी एक्स ना लेते हुए इस डिस्टेंस को कितना लिया है, लैम्डा। तो इसका मतलब मैं डी एक्स की जगह कितना लिख दूंगा यहाँ पर बेटा, लैम्डा लिख दूंगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल के की वैल्यू, के क्या है यहाँ पे पता है ना आपको, थर्मल कंडक्टिविटी है, और स्मॉल के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कैपिटल के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 के एन वी लैम्डा आ जाएगी। और इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। मुझे पता है कि आपको ज़रूर डिफ़िकल्ट लगेगा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप इसी तरीके से इन नोट्स को लिखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बेटा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हमको पता है कि लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बताइए, लैम्डा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि टाइम क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है। अब देखिए, अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, v इंटू टाउ आ गई। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं कहाँ पर रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 पर रख दूंगा। देखिए इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ है। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो मैंने लिखा रखी है यहाँ पे कितना, v इंटू टाउ मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो v इंटू टाउ जाएगा, तो v इंटू वी कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 1/2 के एन वी स्क्वायर टाउ आ जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो ये भी पूछा गया है कि ठीक है ना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है ना, ये बात तो तुम्हें समझ में आई गई हुई अच्छे से। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर हम अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैं आज अच्छे से आपको लिख के बताऊंगा। तो बेटा पहले आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विडमैन फ्रेंच थ्योरी, उसको
बताने से पहले आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर लॉरेंस ड्यूट थ्योरी के कंक्लूजन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को डिफाइन किया है, ठीक है ना। जहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है ना, सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है ना, जो कितनी आई है NE² लैम्डा अपॉन √3m KT आई है। जहाँ से हमको एक बात पता चली है कि जो आपका सिग्मा है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर आई है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन किस तरीके से ड्राइव किया है आप इसको भी तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। और ये कितना आया है K = 1/2 स्मॉल k NV² टाउ, ठीक है ना। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा शायद वीडियो में, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, बट आप लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से ये वीडियो समझाना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मान के चलना इस साल या तो आपका लॉरेंट ड्यूट थ्योरी आएगी या फिर आपकी जो ये थ्योरी विडमैन फ्रिंज थ्योरी है ये ज़रूर आएगी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका इस साल पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विडमैन फ्रेंच थ्योरी या लॉ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो अभी तक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, तो विडमैन फ्रिंज लॉ इसी के बारे में बताता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन को बताता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और ये स्टेटमेंट क्या है, इट states that for metals the ratio of thermal conductivity to इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is directly proportional to the एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कितना आसान सा स्टेटमेंट है बताओ। किसी भी मेटल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा और थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है ना, थर्मल कंडक्टिविटी के और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बेटा, सिग्मा, ठीक है ना, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि K/सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूज करेंगे जिसको मैं दिखाऊंगा L से, ठीक है ना। आई बात समझ में, जिसको हम कहेंगे क्या, लॉरेंट नंबर। क्या कहेंगे, लॉरेंट नंबर, वेयर L इज अ कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, कहा मैंने, लॉरेंट नंबर कहेंगे। क्लियर है बात, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो कितना आसान सा है, देखो विडमैन फ्रिंज लॉ क्या है, ये कहता है कि द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है। अब देखिए, अब आगे को देखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इसका डेरिवेशन, ठीक है ना, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, 7 मार्क में आने के पूरे चांसेस हैं इस साल, ठीक है ना। तो डेरिवेशन यानी कि इसके प्रूफ को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से K/सिग्मा इक्वल टू हम LT प्रूफ करेंगे, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात पता है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
सिग्मा ऑफ अ मेटल इज, देखिए अभी तो हमने बताया ना सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम होता है। तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखूंगा एंड थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हमने लिखा है कैपिटल के से, ऑफ अ मेटल इज, देखिए बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो k इक्वल टू कितना आया था बेटा, देखते हैं एक बार कितना आया था, 1/2 kn/v² टाउ आया था, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि k की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1/2, ठीक है ना। k कितना था एक बार फिर से देख लेता हूँ, kn/v² टाउ, kn/v² टाउ, kn/v² टाउ, या लेमडा क्या था, टाउ था या लेमडा था, एक बार देखते हैं। हाँ टाउ ही था मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ टाउ है, बिल्कुल है, ठीक है ना, टाउ, क्लियर है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखो कितना आसान सा डेरिवेशन है, तुम खुद ही सोचो कितना आसान सा डेरिवेशन है। अब हमको k अपॉन सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्लियर है। तो चलिए करके देखते हैं दोनों को डिवाइड। तो k अपॉन सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 k, स्मॉल के यहाँ बेटा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, अपॉन कितना आ जाएगा ये n² टाउ अपॉन कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि ये यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए आप तरीके से बनाना इसको, ये आ जाएगा आपका 1/2 तो ठीक ही है, m ऊपर आ जाएगा और v को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, mv² हो जाएगा। अच्छा टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ख़त्म हो गया, मर गया, वट एवर यू वांट टू से, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, k अपॉन क्या हो जाएगा, e², यही तो होगा, k अपॉन e² हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा n से nv क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कैसे कर रहे हैं हम डेरिवेशन को बताइए। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लिखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लिखने के बाद हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को लिखा, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है वी नो दैट, अब देखिए फिर से लॉरेंट जूट थ्योरी को लगाएंगे बेटा हम, हाफ mv² इक्वल टू कितना होता है बेटा, 3/2 kT होता है, ठीक है ना, स्मॉल kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद है ना। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 3 पे 1/2 mv² की जगह क्या रख दूंगा, 3/2 kT रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर क्या था वो, k अपॉन सिग्मा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखते हैं क्या आया था हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना रख दूंगा, 3/2 kT और k अपॉन e², 3/2 कितना आ जाएगा ये kT, और साथ साथ ही क्या आ जाएगा, k अपॉन e² आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये स्मॉल के यहाँ दोनों याद रखना, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा, k अपॉन सिग्मा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ये 3/2 k इंटू के कितना हो जाएगा, k² अपॉन e², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब बेटा तुम खुद ही बताओ k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हाँ या ना, यानी कि ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, कांस्टेंट आ गई। तो यानी कि इसको हम क्या कह देंगे, कांस्टेंट इंटू टी, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, k अपॉन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूँ, t। और आई होप कि यही तो हमको प्रूव करना था, क्लियर है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ड्राइव हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है ना। और जहाँ पे हमने लॉरेंट
नंबर एल को हमने क्या लिख दिया 3/2 के स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बातें तो अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है ना। तो मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा बेटा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉरेंट ड्यूट थ्योरी और वेडमैन फ्रिंज लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इतना मान के चलना, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। साथ साथ ही फिर से मैं आपको थोड़ा टाइम और लूँगा, फिर से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी से भी पूछा जा सकता है, अगर भगवान को तुम पर कोई दया नहीं आने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है ना। साथ साथ ही देखिए, साथ साथ ही अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि दैट मीन्स सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में बनाने हैं और इनको तरीके से पढ़ना है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।